मैं स्लाइड आपको जब सर टॉपिक कंप्लीट एक हो। बार मैं स्लाइड एक्सक्यूज आपको। मी सर। हाँ बोलिए। यस। सर एक बार मल्टीपोटेंट टोटीपोटेंट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ सर मैं बता रहा हूँ मल्टीपोटेंट और अभी। टोटीपोटेंट वाला बताया था ना अभी आपने। हाँ मैं बताता हूँ सर एक अभी एक बार बार। फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, वो लिंक की वजह से थोड़ा स्किप हो गया सर। हाँ कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको ना। चलिए मेरे हिसाब से 28 बच्चे हो गए हैं हाँ सर आ गए, ऑलमोस्ट, अब सब हो गया, अब है आप ना। करो, चलो आ गए सर हम। आज आपने जो सेकंड सर लिंक और भेजा था भी ना वो नहीं चल बच्चे रहा हैं, था वो सर। बोल रहे हैं कि हमारा हम अंदर नहीं आ रहे हैं, और भी बच्चे बोल रहे हैं सर। अभी तो कोई भी लाइन में नहीं है। चलिए कोई नहीं है लाइन। मैंने आपको ये कहा था कि हम 3 प्रकार की सेल्स के बारे में जानेंगे कि वो 3 सेल्स होती क्या है। एक वर्ड है टूटीपोटेंट स्टेम सेल, दूसरा है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, और थर्ड वन है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। तीनों है, तीनों का काम एक ही है, किसी न्यू सेल का फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी इनमें होना। यानी इन सेल में एक न्यू सेल को प्रोड्यूस करने की, पैदा करने की ताकत होती है। तीनों में ही होती है, लेकिन फर्क मेनली इनमें क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। मल्टी वो ट्यूटीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होती हैं, कितनी लेट तक भी 15-10 मिनट हो गई टॉपिक को चलते। टूटीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होती हैं, ये सिर्फ एक ह्यूमन स्पीसीज में एक ही होती है। मेल में वो सिर्फ एक स्पर्म होता है और फीमेल में वो सिर्फ एक ओवम होता है। ये जो 2 सेल है, इन 2 सेल्स के फर्टिलाइजेशन से एंटायर ह्यूमन लाइफ का फॉर्मेशन होता है, पूरी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करती है। ये आपके ब्लड सेल्स भी बनाएंगी, तो आपके नर्व भी बनाएंगी, आपकी एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन भी होगा, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन भी होगा, सभी ग्लैंड्स बनाएंगी, आइदर एक्सोक्राइन आइदर एंडोक्राइन। सारे बॉडी के जो सिस्टम्स है, जो 12 सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, डाइजेस्टिव, मस्कुलर, स्केलेटल, सबका फॉर्मेशन करती है ये टूटीपोटेंट स्टेम सेल। लेकिन सिर्फ ये स्पर्म और मेल में स्पर्म और फीमेल के अंदर जो है ओवम, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से ये सेल ऐसी होती है। बाद में ये सेल नहीं होती। यदि ये सेल इनकी रिसर्च चल रही है, यदि इस सेल पर अपन लोग जीत पाले, तो ये मान लीजिए कि कोई भी आदमी जो है वो ऑर्गन के बिना नहीं मरेगा। कि लीवर डैमेज हो जाए, नए लीवर का फॉर्मेशन हो जाएगा, कितनी किडनी डैमेज हो जाए, नई किडनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं आप इस चीज को देखिए कि जिस किसी ने भी ह्यूमन स्पीसीज को बनाया है, उसने कितना माइंडेड वो, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जीसस कहते हैं, कुछ भी आप उसको मान लीजिए, पर मेरी नजर में मैं सिर्फ उसको एक ही वर्ड बोलता हूँ, वो है नेचर, प्रकृति। नेचर ने जो ह्यूमन बॉडी को बनाया है, तो नेचर आप और हमारी सोच से कितना कदम आगे है। ये देखिए आप, हम टेस्ट ट्यूब में भी कितना ही डेवलप कर लें लेबोरेटरी में, कितनी ही हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवा लें, लेकिन मेल होगा कि फीमेल होगा, ये अभी तक मेडिकल साइंस इसको वो नहीं कर सका, इसको डिकोड नहीं कर सका। टेस्ट ट्यूब बेबी से बेबी पैदा हो जाएगा, लेकिन मेल होगा या फीमेल होगा, ये तो अभी तक मेडिकल साइंस इसको छू भी नहीं सका। हर चीज की फाइनल सत्ता जो है ना, नेचर ने अपने पास रखी है। और यही वजह है
इस तरीके से यदि टूटीपोटेंट स्टेम सेल की क्वालिटी साइंटिस्ट के हाथ में आ जाए तो कोई आदमी मरेगा ही नहीं। जैसे ही ऑर्गन मरने लगे दूसरा नया फिट कर दिया, वो तो मशीन की तरह काम हो जाएगा फिर ह्यूमन बॉडी का भी। ऐसा नहीं, सिर्फ इनका काम एक ह्यूमन लाइव बनाने तक का होता है। उसके बाद में इनसे थोड़ी कम क्वालिटी वाली सेल्स आती हैं जिनको हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो है वो किसी भी प्रकार की ब्लड सेल फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से ये आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, इसी से डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा और इसी से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें ये क्वालिटी होती है प्लूरिपोटेंट में। लेकिन प्लूरिपोटेंट से जस्ट इसका सब डिवीजन सबऑर्डिनेट जो सेल है वो कहलाती है फिर मल्टीपोटेंट। अब मल्टीपोटेंट जो है वो सभी ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। एक मल्टीपोटेंट आरबीसी का करेगी, वो सिर्फ आरबीसी ही बनाएगी। दूसरी जो है डब्ल्यूबीसी बनाएगी मल्टीपोटेंट। थर्ड वन जो है मल्टीपोटेंट जो है वो प्लेटलेट्स का ही फॉर्मेशन करेगी। तो तीनों में सुप्रीम पावर जो है वो टूटीपोटेंट है। कई बार जब आप और भी बुक्स पढ़ेंगे और सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो ये तीन वर्ड जो है, आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में भी ये वर्ड खूब आएंगे। कहीं पे एकदम से एक ही पैराग्राफ में आपको तीनों सेल्स का नाम देखने को मिलेगा, मल्टीपोटेंट, टूटीपोटेंट और प्लूरिपोटेंट। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनमें क्या फर्क है। ये फर्क मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हमारा मेन बात है आती है, अब हम इस स्लाइड को यहाँ से शुरू करते हैं। हीमोपोएसी की मैंने आपको, ये है हमारी स्लाइड। All blood cells arise from stems of the red bone marrow। जो रेड बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स है वो प्लूरिपोटेंट है, ध्यान रखिएगा आप, मैं टूटीपोटेंट नहीं है। रेड, आप सिंपली आइडिया लगे, रेड बोन मैरो सभी ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है, तो इसका मतलब वहां पे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, रेड बोन, नॉट टूटीपोटेंट। तो रेड बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होती हैं उन सभी से ऑल ब्लड सेल्स अराइज होती हैं। Recall that stem cells undergo mitosis and cytokinesis process। मीटोसिस और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू सेल जो है, स्टेम सेल जो है, उसका डिवीजन होता है और एक सेल दो से चार इस तरीके से ग्रोथ जो है वो कंप्लीट होता जाता है, यानी सेल की न्यू सेल का फॉर्मेशन जो है होता जाता है। मीटोसिस आप जानते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? What is cytokinesis? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कि पेरेंट सेल का जो साइटोप्लाज्म है डिवाइडेड इन टू डॉटर सेल साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोकाइनेसिस। सेलुलर डिवीजन गिव राइज टू न्यू डॉटर सेल। जब सेलुलर डिवीजन होता है तो एक न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। The totipotent stem cell is the zygote or fertilized egg। टूटीपोटेंट स्टेम सेल जो है वो जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग होता है। मैंने आपको बताया था स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजेशन। द टूटी का मतलब है ऑल स्टेम सेल्स गिव राइज टू ऑल सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऐसी स्टेम सेल्स जो सभी ह्यूमन बॉडी में सभी स्टेम सेल्स के ऊपर पावर रखती है, वो टूटीपोटेंट है। The next step is the pluripotent stem cell। मैंने आपको बताया था टूटीपोटेंट के बाद नेक्स्ट आता है pluripotent stem cell, which give rise to several types of cells of the body and some of them supportive fetal membrane। Beneath this level, the mesenchymal cell is the stem cell that develop only into types of connective tissue including fibrous connective tissue, bone, cartilage and blood। यानी कि जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, उन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल हमारी बॉडी में उन सभी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं। आइदर जैसे मेसेनकाइमल सेल है, ये भी एक प्लूरिपोटेंट का एग्जांपल है। मेसेनकाइमल सेल कनेक्टिव टिश्यू का, एंडोथीलियल स्टेम सेल्स होती है, एपिथेलियम टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। जो है प्लूरिपोटेंट की जो नेक्स्ट है मल्टीपोटेंट, ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। ऐसे बहुत सारी स्टेम,
ऐसे अम्बिलिकल जो न्यूबॉर्न बेबी की जो अम्बिलिकस होती है ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। जो न्यूबॉर्न बेबी की जो गर्भनाल होती है, गर्भनाल अम्बिलिकल कोड आप कहते हैं उसको, उस अम्बिलिकल कोड में भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। और उस स्टेम सेल्स को नाउ डेज रिसर्च के हिसाब से उन स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। आजकल ये बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, लोगों उससे ब्लड को स्टोर करके और प्रिजर्व कर लेते हैं, ताकि कल को कोई भी अच्छी डिस्कवरी होती है तो कहीं कहीं उसका यूज किया जा सके। जो देखिए ह्यूमन, एक और चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, से अम्बिलिकल कोड से याद आया, जब एक न्यू बेबी का बर्थ होता है तो कौन सी ऐसी चीज है उसके अंदर जो उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, वो बाद में बनती है? एक न्यूबॉर्न बेबी की ह्यूमन बॉडी और एक अडल्ट की ह्यूमन बॉडी में कौन सी वो स्ट्रक्चर है जो न्यूबॉर्न बेबी में नहीं है और आप में प्रेजेंट है? कॉमन सी बात है। कोई आइडिया नहीं लग पा रहा? आपके मुस्कुराते हुए चेहरे के अंदर जो खिलखिलाते हुए दांत हैं, ये न्यूबॉर्न बेबी में प्रेजेंट होते हैं क्या? ये अडल्ट प्रेजेंट होते हैं। अडल्ट मतलब जैसे जैसे बेबी ग्रो करता जाएगा वैसे टीथ का इरप्शन जो है, दांत का उगना शुरू होता है, वो एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होते। इसका मतलब हम क्या समझे, कितनी बड़ी आश्चर्य बात है। इसका मतलब ये है कि अब आफ्टर, जैसे मिल्की टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं, मिल्की टीथ जो है वो 6 महीने पे आ शुरू होते हैं और 2 साल में जाकर के 20 टीथ का सेट बनता है बच्चों में। तो न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहां जो हमारे ये जो गम्स होते हैं, उन गम्स में भी स्टेम सेल्स पाई जाती हैं जो कि टीथ का फॉर्मेशन करती है। लेकिन वही वाली बात है, जब एक बार उनका फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद में उनका रोल खत्म हो जाता है, वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो स्टेम सेल्स फिर, यदि इस तरीके से वो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर लिया जाए तो हम तो न्यू टीथ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, दांत एक बार उग गया जो उग गया। यही बात, अच्छा आप ये बात जो है वो जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं जिनमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उनके लिए भी आप ये बात कह सकते हैं कि सर ब्लड सेल का फॉर्मेशन होने के बाद में तो वो स्टेम सेल्स मर जाती हैं, फिर ब्लड सेल का फॉर्मेशन कौन करेगा? तो इसके लिए सबसे नीचे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, सेकंड नंबर की आप लाइन को पढ़िए स्लाइड के अंदर। One daughter cell remain a hemopoietic stem cells allowing hemopoiesis to continue। एक डॉटर सेल जो है वो फिर भी बची रहेगी स्टेम सेल्स के रूप में, ताकि वो फर्दर नई सेल का फॉर्मेशन कर सके। सारी स्टेम सेल्स को खत्म कर दोगे तो फिर सेल का फॉर्मेशन ही कैसे होगा? किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगा। तो ये वाली लाइन इसमें लिखी हुई है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक लाइन है यहाँ पे, hemopoiesis begins when the hemopoietic stem cell is exposed to chemical stimuli collectively called hemopoietic growth factors which prompt it to divide and differentiate। इसका मीनिंग ये हुआ, हीमोपोइसिस का प्रोसेस जब ही होगा बोन मैरो में जब कोई केमिकल स्टिमुलाई उनको एक्साइट करे या उनको स्टिमुलेट करे। अब केमिकल स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं? वो है आपके हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर जब रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं तब हीमोपोइसिस का प्रोसेस होता है।
बताइए कौन कौन से हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, एग्जाम्पल दीजिए, बहुत सारे हैं। ऐसे कौन से हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर हैं जो मल्टीपोटेंट स्टेम नहीं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को इनिशिएट करते हैं कि वो रेड बोन मैरो में हीमोपोइसिस प्रोसेस को चालू करे या इनिशिएट करे या पहल करे। Intrinsic factors. रोशन बोल रहा है क्या? बोलो रोशन। Intrinsic factors. इंट्रिंसिक फैक्टर, शाबाश। कहाँ होता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या होता है इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर इसको गैस्ट्रिक सेल्स रिलीज करते हैं ना। वेरी गुड। और बताइए, और फैक्टर बताइए। चलिए कोई नहीं। एक स्टेम सेल्स होती है जिसका नाम हम आगे पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर हम पूरा डिस्कशन करेंगे, हमारी शायद अगली स्लाइड ही है वो। हाँ अगली स्लाइड, हाँ अगली स्लाइड। लिम्फोइड स्टेम सेल्स क्या होती हैं? दे जनरेट ए क्लास ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स नॉन एज लिम्फोसाइट्स। WBC का एक क्लासिफिकेशन सेल्स का होता है जिसको हम लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। WBC का टाइप ये, इन लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन जो है वो लिम्फोइड स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। लिम्फोसाइट दो होती हैं, T एंड B लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, N के सेल्स बोलते हैं आप इनको। ये तीनों सेल्स जो है वो इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, और इनका जो हेमेटोपोइसिस है, लिखा हुआ है साहब, हेमेटोपोइसिस ऑफ लिम्फोसाइट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अदर एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? WBC का जो हीमोपोइसिस प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस RBC के फॉर्मेशन से और प्लेटलेट के फॉर्मेशन से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब आरबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है तो इन द पेरेंटल साइट जहां से वो ओरिजिन हो रही है, दे रिमेन देयर इन द फॉर्म ऑफ इमेच्योर। अपरिपक्व अवस्था में वो वहीं पे प्रेजेंट होती हैं। दे विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन का पार्ट नहीं बनेंगी। कब तक? जब तक कि वो दोनों ही फुल्ली गेट मैच्योरेटेड, जब तक वो फुली मैच्योर नहीं हो जाती, और मैच्योर होने के बाद ही वो सर्कुलेशन में एंटर करेंगी, और तब वहां जाके ब्लड का जो भी फंक्शन है उनका, वो उस फंक्शन को करेंगी। लेकिन जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स होती हैं, ये इमेच्योर फॉर्म के अंदर ही सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। पहुंचने का मतलब ये नहीं कि ये वहां पे काम कर रही है। देखिए वहां से ये कहाँ पहुंचती है। ब्रीफली, lymphoid stem cells rapidly migrate from the bone marrow to lymphoid tissues such as lymph node, spleen and thymus. सर्कुलेशन के थ्रू वो इमेच्योर फॉर्म की WBC जो है वो लिम्फ नोड में, थाइमस ग्लैंड में या स्प्लीन में एंटर कर जाती हैं। नाउ दे रिमेन देयर, अब वो वहां पे रहती हैं, और रहने के बाद दे विल गेट मैच्योरेटेड, वहां पे उनका मैच्योरेशन होगा, और मैच्योरेशन होने के बाद में वो फिर सर्कुलेशन का पार्ट बनेगी। अब वो मैच्योरेशन किसका कहाँ पे होगा? B सेल्स जो है वो बोन मैरो में मैच्योर होती है, और T सेल्स जो है वो थाई में मैच्योर होती है। ये थोड़ा सा इनमें एक फर्क होता है। एक है माइलोइड स्टेम सेल्स। माइलोइड वाली क्या होती है ये स्टेम सेल्स? दे गिव राइज टू ऑल ऑफ द अदर ब्लड सेल्स टुगेदर विथ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स माइल्यूड फॉर्म का, माइल्यूड स्टेम सेल से बनती है, अराइज फ्रॉम बोन मैरो स्टेम सेल्स। एक सेल है मेगा कैरियोसाइट दैट प्रोड्यूस प्लेटलेट्स, a myeloblastic lineage that produce monocyte and 3 forms of granulocytes,
न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ये हम हमारी ये नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी ना उसमें हम इसको ढंग से समझेंगे कि ये माइलोइड स्टेम सेल है जो कि प्लेटलेट्स और आरबीसी के प्रोडक्शन में काम आएगी। हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है एरिथ्रोपोइटिन, ईपीओ। देखिए ईपीओ क्या है? इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन secreted by the interstitial fibroblast cells of the kidney in a low oxygen level. Its main function is to production of erythrocyte. एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, और एरिथ्रोपोइसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। देखो हीमोपोइसिस तो एक कॉमन वर्ड है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एलिमेंट्स, लेकिन हीमोपोइसिस में आप जोड़ दीजिए एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ल्यूकोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। तो जब किडनी में लो ऑक्सीजन लेवल होता है, अब लो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, कब होगा? यानी कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम क्यों होगा? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट मात्रा में नहीं है। अब ब्लड में ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट वॉल्यूम क्यों नहीं है? क्योंकि आरबीसी कम है। तो आरबीसी कम है, इसका मतलब किडनी को ये इंडिकेशन मिल गया कि आरबीसी कम है, इसलिए हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं कर पा रहा, इसलिए ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है। तो इस वजह से ये हो गया स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या हुआ कि ऑक्सीजन का लेवल किडनी में कम है। किडनी में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई, उसमें ऑक्सीजन कम है। तो ऐसी कंडीशन में किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन, एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, उसका प्रोडक्शन करेगी। एरिथ्रोपोइटिन रेड बोन मैरो पे अपना इफेक्ट डालेगा तो एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस होगा। तो यही एक वजह है जो फेल्यूर पेशेंट होते हैं ना, इनको बार बार जो ब्लड क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि उनकी आरबीसी फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता, एरिथ्रोपोइटिन ही नहीं बन पाता। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है किडनी फेल्यूर में। नेक्स्ट है इसी तरीके से थ्रोम्बोपोइटिन, अनदर ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। लीवर और किडनी से प्रोड्यूस्ड होता है, एक्टिवेट द डेवलपमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट इन द प्लेटलेट। जो मेगाकैरियोसाइट सेल्स होती है उनको ये डेवलप करता है प्लेटलेट्स सेल्स के रूप में। नेक्स्ट है आपके साइटोकाइंस। This is a glycoprotein secreted by the wide range of cells including red bone marrow, leukocyte, macrophages और fibroblast. Next है आपके colony stimulating factor CSF. These are also glycoprotein which act locally or autocrine or paracrine factors. Few activates the differentiation of myeloblast into the granular leukocytes, namely neutrophil, eosinophil और बेसोफिल। इस वाली जो कॉलोनाइजिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ये ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि माइलोब्लास्ट सेल को ये स्टिमुलेट करते हैं कि आप 3 फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो। कौन कौन से? देखिए माइलोब्लास्ट एक कॉमन वर्ड हो गया, लेकिन अभी हमने इसके साथ क्या लगा दिया? न्यूट्रोफिल मायोब्लास्ट, इयोसिनोफिल मायोब्लास्ट और बेसोफिल मायोब्लास्ट। अब आगे ये माइलोब्लास्ट जो स्टेज है तीनों फॉर्म में, वो जब फर्दर डेवलप होगी तो डेवलप होकर के फिर माइलोब्लास्ट जो है वो इयोसिनोफिल बनाएगी, न्यूट्रोफिल मायोब्लास्ट जो है वो न्यूट्रोफिल बनाएंगी, और बेसोफिल मायोब्लास्ट जो है बेसोफिल बनाएंगे। तो ये कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का ये रोल होता है। इंटरल्यूकिन आर अनदर टाइप ऑफ साइटोकाइन सिग्नलिंग पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट इन हीमोपोइसिस। इंटरल्यूकिन ये वर्ड जो है, ये मैंने आपको एक दो दिन पहले कोई कैसे एक टॉपिक बता रहा था ना कि हम इसके बारे में लेटर ऑन स्टडी करेंगे। वो कुछ वर्ड था कोई, वो याद आ रहा है कि आप लोगों को? मैंने कहा था कि इसको मैं आज कल में अलग से समझाऊंगा, बड़ा टॉपिक है ये। कोई वर्ड था वो, इंटरल्यूकिन भी एक वर्ड है।
सर दोनों को एक साथ बताना। इंटरल्यूकिन normally not present in the body. They are formed by the response of another activity. किसी दूसरी प्रक्रिया के तहत पैदा होने वाले फैक्टर्स हैं ये इंटरल्यूकिन, और वो फिर स्टिमुलेट करेंगे ऐसे पार्टिकल्स को जो कि हीमोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये इंटरल्यूकिन जो है वो मैं आपको कल बताता हूँ इसके बारे में, ना इसकी एक पीपीटी तैयार करके। वैसे ये हमारे टॉपिक में कहीं कहीं आ जाएगा, ये आएगा आपके या तो मेडुला ऑब्लिंगेटा के टाइम पे, नहीं हाइपोथैलेमस के टाइम पे आएगा। ये हाइपोथैलेमस जब आप पढ़ेंगे तब इंटरल्यूकिन आएगा। अब ये देखिए, ये है मेन स्लाइड जो आपको सारे आपके कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देगी। आफ्टर डिवीजन सम सेल्स रिमेन स्टेम सेल्स। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सारी की सारी स्टेम सेल्स ब्लड सेल्स नहीं बनेगी भाई। यदि सारी ही बन गई तो फिर कोई तो एक ऐसी सेल चाहिए जिसमें ये कैपेसिटी हो कि वो वापस से सेल डिवीजन करके न्यू सेल का फॉर्मेशन कर सके। इसलिए इसमें लिखा हुआ है आफ्टर डिवीजन सम सेल्स रिमेन स्टेम सेल। डिवीजन होने के बाद कुछ सेल्स स्टेम सेल्स रह जाती हैं जिनको हम मल्टीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहते हैं, और ये हीमोसाइटोब्लास्ट फॉर्म के अंदर होती है। हीमोसाइटोब्लास्ट का मतलब, ब्लास्ट वर्ड जो है इसका मतलब होता है इमेच्योर फॉर्म, और साइट वर्ड जब लग जाएगा इसका मतलब मैच्योर फॉर्म, और क्लास्ट जब वर्ड लग जाएगा इसका मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया उसका सेल का। ब्लास्ट इमेच्योर फॉर्म है सेल की, साइट उसकी मैच्योर फॉर्म है, एरिथ्रोब्लास्ट इमेच्योर फॉर्म है, एरिथ्रोसाइट मैच्योर फॉर्म है। या दूसरे वर्डों में, और आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, आपके ये है ओस्टियोब्लास्ट कॉन्ड्रियोसाइट। हाँ, उसका थर्ड एक एग्जांपल और देना है ना मुझे एक्चुअली में। ओस्टियोब्लास्ट इमेच्योर फॉर्म है, ओस्टियोसाइट्स मैच्योर बॉर्न सेल है, और ओस्टियोक्लास्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओस्टियोक्लास्ट यस सर, ओस्टियोक्लास्ट क्या कह रहे हैं बताइए सर? डिस्ट्रॉइंग सेल होता है ना सर, मतलब लास्ट हाँ, स्टेज। उसको ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं निखिल। यस सर, ओस्टियोक्लास्ट ही बोल रहा था सर मैं। कॉन्ड्रियोक्लास्ट अच्छा भी होता है जैसे वैसे। यस सर। हाँ हाँ ठीक है। तो आगे देखिए आप, द रिमेनिंग सेल गोज डाउन वन ऑफ टू पाथवे डिपेंडिंग ऑन द केमिकल सिग्नल्स रिसीव्ड। से ये केमिकल सिग्नल रिसीव करते हैं तो फर्दर ये दो प्रकार से डिवाइड हो जाते हैं, माइलोइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स। अपने ऊपर की स्लाइड में आया भी था। जो माइलोइड स्टेम सेल्स हैं ये फर्दर डेवलप होती है मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट आगे चल के मेगा कैरियोसाइट बनाती है, और मेगा कैरियोसाइट मैच्योर फॉर्म में प्लेटलेट्स होते हैं। जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, माइलोइड स्टेम सेल से जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनती हैं ये आगे चल के रेटिकुलोसाइट बनती हैं, और रेटिकुलोसाइट फर्दरली मैच्योर फॉर्म में एरिथ्रोसाइट बनती है। ध्यान दीजिएगा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एरिथ्रोसाइट में प्रेजेंट नहीं है। जब ये वर्ड जब अपन बोलेंगे इसका मतलब देयर इज नो न्यूक्लियस। लेकिन यदि आप जब कभी कोई ऐसा वर्ड आए रेटिकुलोसाइट, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके बाद माइलोइड स्टेम सेल से माइलोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। माइलोब्लास्ट मैंने आपको बता ही दिया था, माइलोब्लास्ट बेसोफिल, माइलोब्लास्ट न्यूट्रोफिल, माइलोब्लास्ट इओसिनोफिल, और आगे चल करके फिर माइलोब्लास्ट बेसोफिल से बेसोफिल, माइलोब्लास्ट न्यूट्रोफिल से न्यूट्रोफिल, और माइलोब्लास्ट इओसिनोफिल से